मैं अपने चरण में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि बीए के आपके सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, तो हमने उस श्रृंखला को शुरू किया है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं नहीं पढ़ पाते हैं चीज़ों को, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग को और उपसर्ग के बाद प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन यदि कठिन चीज़ों को पहले पढ़ाया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय आसान है, आपको आसानी से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। बस इसकी ट्रिक को थोड़ा समझना है, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचें बिना पढ़े ही चीज़ें हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि उपसर्ग क्या होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, यानी कि नया शब्द का बनना। कैसा? जब कोई शब्द नया शब्द किसी शब्द को जोड़ने से जब कोई नया शब्द उत्पन्न होता है तो वो उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है और समास से होता है। तो उपसर्ग से यौगिक शब्दों का निर्माण करना हम आज सीखेंगे कि उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग, यानी कि उप यानी कि समीप, पास में आना, और सर्ग यानी कि नई सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे प्राधन हार, तो यहाँ पर जो हार शब्द है, हार शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो हो गया आपका गले का हार और एक हो गया आपका पराजय। यदि हम इसका मूल शब्द देखें, मूल शब्द का हम अर्थ देखें, यह आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक, लेकिन यदि मैंने इसमें आपका प्रा जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि हम किसी भी शब्द में हम उपसर्ग किसे कहेंगे कि किसी भी शब्द के शुरुआत में हम कोई शब्द जोड़ देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तब वो हमारा उपसर्ग शब्द कहलाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने इसको क्या किया, हमने हार में प्रा जोड़ दिया। हार में हमने क्या किया? प्रा जोड़ दिया। तो प्रहार का जो अर्थ हो गया वो हो गया आपका चोट करना या चोट मारना, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। कहाँ पर हार का अर्थ क्या था? गले का हार था और आपका पराजय था, लेकिन यहाँ पर प्र जोड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, जिसका अर्थ होता है प्रहार और प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है, उपधन सर्ग। उप का शाब्दिक अर्थ है निकट, सर्ग का शाब्दिक अर्थ है सृष्टि करना, पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उदाहरण के लिए यदि हम लय से पहले प्र उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रलय हो जाएगा। ठीक है, इसी शब्द का एक नया अर्थ बन जाता है। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ निकालते हैं। हमेशा उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले इस्तेमाल किया जाता है। प्र उपसर्ग लय शब्द से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। कई बार उपसर्ग जब मिलते हैं तो किसी शब्द के मूल अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन तेजी जरूर आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से इसके अर्थ में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तेजी जैसे आ गई। कई बार उपसर्गों के प्रयोग से किसी भी शब्द का अर्थ बिल्कुल उल्टा भी निकलता है। अब जैसे भ्रमण शब्द को आप लीजिए, भ्रमण क्या मतलब हो गया? आप घूमने निकले हैं, अब इसमें परि लगा दिया, परिभ्रमण, तो और भी तेज़ी आ गई। मतलब परिभ्रमण क्या है कि आप बहुत सारी जगह पर उसका अच्छे से भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, उपसर्गों का प्रयोग जो किया जाता है वो शब्दों के 3 प्रकार की स्थितियां बनाता है। नंबर 1, कई बार उपसर्गों के प्रयोग से किसी शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता का आना। कई बार उपसर्गों के प्रयोग से किसी शब्द में प्रतिकूलता उत्पन्न होना। कई बार उपसर्गों के प्रयोग से किसी शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर ना आना, लेकिन उनकी गति तेज हो जाना। ठीक है,
तो ये क्या है आपके, ये सारा आपका उपसर्ग था। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे मानो आहार है, तो आ प्लस हार हो गया, हार यानी कि आभूषण, इसके आगे आ लगा दिया तो खाने के भोजन में बदल जाता है। आहार खाने के भोजन में बदल गया। अब अपधन मान हो गया, मन का अर्थ है सम्मान, लेकिन इसमें अप लगा दिया तो अपमान बन गया, यानी कि बेइज्जती हो गई। ऐसे ही है आदान, दान का अर्थ है किसी वस्तु को देना, लेकिन आ उपसर्ग जोड़ने से अर्थ बदलकर किसी वस्तु को लेना बन गया, इसका अर्थ वास्तविक अर्थ में बदल गया। जैसे, ठीक है, अब है इसका बाद, इसके अगला है कि प्रतिवर्ष। वर्ष को कोई विशेष वर्ष नहीं बताया गया, लेकिन कोई भी वर्ष प्रति उपसर्ग लगाकर प्रत्येक वर्ष ले रूप में अंकित कर दिया कर। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। ऐसे ही है आपका विधायक, वी उपसर्ग धायक शब्द के साथ जोड़ा गया, नया शब्द बना और पुराना अर्थ और पुराना शब्द लुप्त हो गया। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं, यानी कि किसी भी शब्द में जब हम कोई नया शब्द जोड़ते हैं और उसमें अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, और कभी कभी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमें जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें हम जब इसकी संधि विच्छेद भी करेंगे तो हमें अलग ही पता चल जाएगा कि हम इस अर्थ को परिवर्तन अलग करने पर हमारा ये उपसर्ग निकल के आ रहा है। ठीक है, अब उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत उपसर्ग आपके हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो इनकी ये जो संख्या है, यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनकी 22 है, हिंदी की 10 हैं और उर्दू उपसर्ग की 19 है। अब इसमें कौन कौन से संस्कृत के हैं और हिंदी के हैं उनको हम बस देख लेंगे। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस और अपि। यानी कि इन शब्दों को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप अलग ही देखेंगे। जैसे जय में जोड़ दिया आपने पराजय हो गया। अब यदि पराजय पूरा शब्द मानो आपने ये लिखा है ऐसे पराजय, लेकिन जब आप इनको अलग अलग करेंगे, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या करोगे, आप 2 टुकड़ों में भाग करोगे ना, परा, धन और जय। अब जब इस शब्द का अर्थ अपने आप में अलग है और इस शब्द को जोड़ने से इसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है, तो मानो ये आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही आप हिंदी में देखिए, एक सेकेंड, ऐसे ही आप हिंदी में देखिएगा। हिंदी में आपके जो सर्ग हैं वो हैं आपके 10, आ, अध, उन, औ, दु, निर, बिन, भर, को, सो। अब जैसे पेट है, मानो पेट है, पेट में आपने भर लगा दिया तो ये क्या हो गया हमारा, भरपेट। किसी व्यक्ति ने भरपेट खाना खा लिया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, हमें जब उनका संधि विच्छेद करेंगे या हम उनको 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक, इसी के बाद इनकी संख्या है, उर्दू की जो है, उर्दू की संख्या है 19। इसमें अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, बिल, बद और वद, व, वर, बा, बिल, बिला, खुश नसीब। जैसे आपने देखा यहाँ पर खुश, धन, नसीब, तो क्या है ये, क्या है, खुश नसीब। तो ये पूरा शब्द जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे, बस इतना आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से शब्द हिंदी के हैं, कौन से शब्द उर्दू के हैं, कौन से शब्द जो हैं आपके संस्कृत के हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द हो सकता है आपको हिंदी और संस्कृत का सेम हो, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, लेकिन आपको जब आप शब्द पढ़ेंगे या आपके सामने शब्द आएगा
तो हिंदी का और संस्कृत का और उर्दू का उसमें आपको पढ़ने पर ही अंतर पता चल जाएगा। इसके साथ कुछ प्रश्नों की हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि पुरोहित में उपसर्ग है पुर पुरा, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। उसमें वो पूछा जाएगा आपसे कि पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है आपका पुरहा, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है अव, अपर लोप में उपसर्ग कौन सा है अपर, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है अब। देखो अब इसने क्या किया है, इसने अर्थ पूछ लिया है। इसने क्या किया है, यानी कि इन शब्दों का अर्थ पूछ लिया है। अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग। अब जैसे अब आपको ऐसे जब शब्द आ जाएं तो आपको क्या करना है, आपके सामने ये 4 शब्द हैं, इन शब्दों में आप जोड़ के देखिए अधिकार, जैसे अधि धनकार आपने जोड़ा, तो क्या इन शब्दों में, इस शब्द में अधिकार जो शब्द है, क्या इसमें अनादर और पतन की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना। अब जैसे इसमें नी है, जैसे मान लो आप निरादर मान लो, निरादर, ठीक है। तो इसमें अब इसमें अनादर की बात तो हो रही है लेकिन पतन की बात नहीं हो रही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें आपको दोनों शब्द ढूंढने हैं, ऐसा शब्द जो दोनों शब्द को दर्शा रहा हो, यानी कि अनादर की बात भी कर रहा हो और पतन की बात भी कर रहा हो। तो वो क्या आ जाएगा हमारा अब आ जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका उपसर्ग कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।